नमस्कार। सिविल सर्विसेज परीक्षा के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सिविल सर्विसेज परीक्षा की संक्षिप्त रणनीति और परीक्षा की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि परीक्षाएं क्या होती हैं और उनमें कौन कौन विषय की जानकारी होनी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, चाहे वो 4th क्लास, 3rd क्लास या 2nd क्लास या 1st क्लास सर्विसेज है, उसमें मूलभूत रूप से 4 बातों की आवश्यकता होती है। पहली जो बात की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं नॉलेज यानी ज्ञान। और नॉलेज आपको अध्ययन द्वारा विभिन्न प्रकार के स्रोत से प्राप्त हो सकता है। वो पुस्तकें हो सकती हैं, मैगजीन, समाचार पत्र, या ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो, बहुत सारे सोर्स ज्ञान प्राप्त के हैं। और यह एक अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। दूसरी जो आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं स्किल। स्किल हर व्यक्ति के अंदर होती है, बशर्ते उस दिशा में जब कोई मेहनत करता है या उसे निखारने की कोशिश करता है तो स्किल डेवलप होती है। स्किल यानी समथिंग स्पेशल क्वालिटी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग करती है, जिसे हम लोग निपुणता या कौशल के नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं अप्रोच। अप्रोच यानी दृष्टिकोण। किसी भी विषय पर व्यक्ति के सोचने समझने की नजरिया को हम लोग अप्रोच कहते हैं। अप्रोच का जो विकास है वो क्रमबद्ध रूप से क्रमशः धीरे धीरे होता है। ये आपके आसपास के एटमॉस्फेयर, सामाजिक पृष्ठभूमि के ऊपर निर्भर करता है। अप्रोच सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से चौथी जो आवश्यकता होती है वो होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो होता है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। एप्टीट्यूड किसी व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें चेक करना, उन्हें जानना अथवा उन्हें समझना। एप्टीट्यूड जो होता है वो भी ग्रेजुअल डेवलप होता है, लेकिन अप्रोच के विकास की तुलना में इसकी गति धीमी होती है। तो सबसे पहले समझना है कि इन 4 बातें हैं आपको, और इन 4 बातों की ही तरह भारत में जो परीक्षाएं होती हैं वो कुल 4 प्रकार की एग्जामिनेशंस हैं। तो सबसे पहले आपको जो समझना है वो जो परीक्षा होती है सबसे पहले, जिसको हम लोग 4th क्लास एग्जामिनेशन कहते हैं, 4th श्रेणी की परीक्षा है। 4th श्रेणी में जो प्यून है, जिसका काम पानी पिलाना है, फाइल को इधर से उधर ले जाना है, या उसके सामान्य जिसको आप कह सकते हैं जो ऑफिस के वर्क हैं उसे ले जाना है, तो उसे चूंकि उसे सिर्फ ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, उस फाइल को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसके पास स्किल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। स्किल किसी भी प्रकार की उसे स्किल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उसे सामान को इधर से उधर ले जाना है और पहुंचाना है, क्योंकि अप्रोच की यहां कोई आवश्यकता नहीं कि फाइल किसे देना है अथवा नहीं देना है, और एप्टीट्यूड की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक सामान्य जो है 4th क्लास के लिए, यानी नॉलेज और स्किल की आवश्यकता होती है। अब हम लोग जो बात करते हैं जिसको कहते हैं 3rd क्लास सर्विसेज या तृतीय श्रेणी की जो सर्विसेज होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं ड्राइवर है, कारपेंटर है या पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है। तो यहां पर आपको देखना है कि इसका ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान इसका आवश्यक इसलिए है कि उसे ये पेंटर को आना चाहिए कि कौन सा पेंट की क्या क्वालिटी है, उसको लगाने पर उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, उसकी लाइफ कितनी होगी, और किस लाइट में कौन सा कलर लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी वो उस एक दूसरे के साथ जो उसका जुड़ाव है उसे भी समझना होता है। तो यहां नॉलेज की आवश्यकता होती है, लेकिन नॉलेज यहां पर आप ज्यादा नहीं,
20% नॉलेज की आवश्यकता होती है, टोटल कंटेंट में हम बात करते हैं। लेकिन उसे हुनरमंद होना चाहिए। हुनरमंद का मतलब है कि यदि एक ड्राइवर है तो वो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन को समझे, गाड़ी कहां चलाना है, कैसे चलाना है, उसे आना चाहिए। इसी तरह से एक कारपेंटर को भी आवश्यक है कि वो समझे कि लकड़ी को आरी से काटना है, फरसे से नहीं काटना है। तो उसे मालूम हो कि यदि मोटी लकड़ी है तो उसे हम किस मशीन से काटेंगे और उसे हम कैसे तराशेंगे, या तराशने की कौन सी तकनीक आ गई है। कहने का मतलब है स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं। अब स्किल में भी कई तरह की बातचीत होती है कि सेमी स्किल, सुपर स्किल, स्किल, अलग अलग प्रकार की बातें हो सकती हैं। ये ठीक उसी तरह से कह सकते हैं कि कोई ऐसा राजगीर है जो अपना काम करते करते अपने एक्सपीरियंस और अनुभव से वो एक इंजीनियर के लेवल तक पहुंच जाता है, तो वो उसके वर्क के करने के अनुभव से उसमें ये चीज आती है। लेकिन उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वो अप्रोच रखे अथवा उसका कोई भी दृष्टिकोण अथवा एप्टीट्यूड हो। उसे सिर्फ काम अपने आजीविका के लिए और बेहतर आजीविका, उसका उद्देश्य है कि हम ऐसा काम करें जिससे ज्यादा से ज्यादा हमको पैसा मिल सके, और ज्यादा पैसा मिलेगा तो अपनी सामाजिक लाइफ वो बेहतर से कर सकता है और ज्यादा चीजें खरीद सकता है, चाहे वो सेवाएं हो अथवा वस्तुएं। उसका उद्देश्य में कोई अप्रोच डेवलपमेंट या अप्रोच से लेना देना उसका नहीं है, न ही उसका एप्टीट्यूड है, क्योंकि ऑलवेज ये या तो किसी के सबऑर्डिनेट होते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी का काम करते हैं। अब आपको यह समझना है कि जो सेकंड क्लास सर्विसेज है, सेकंड क्लास सर्विसेज में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या आप जो परीक्षा होती है जिसको कहते हैं एनडीए, सीडीएस, जो आर्मी के अफसर्स होते हैं, इसमें स्किल की आवश्यकता होती है। यदि डॉक्टर है और उसे ऑपरेशन करना है तो उसे स्किल्ड होना चाहिए। यह नहीं कि उसको ऑपरेशन करते समय उसका हाथ कांपने लगे, काटना कहीं है और काट कहीं और दे, लेकिन उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज बेहतर होना चाहिए, 90 to 100% कंटेंट का जानकारी होनी चाहिए। यानी उसे मालूम होना चाहिए कि कौन सा अंग शरीर के किस पार्ट में है, यह उसको क्लियर होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इंजीनियर को भी नॉलेज होना चाहिए कि यदि यहां पर ब्रिज बनाना है तो हम किस प्रकार से ब्रिज को डिजाइन करें कि ब्रिज भी मजबूत हो और साथ में इसमें जो खर्च है वो कम आए, इसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा हो, यानी सरकार के पैसे को बचा सके। या सेना के अधिकारी में जब भर्ती होती है तो उसके लिए भी आवश्यक होना चाहिए कि उसकी फिटनेस कैसी है, स्किल वहां 100% होनी चाहिए, निशाना उसको सही तरीके से आना चाहिए। लेकिन यहां पर जो अप्रोच की बातचीत करते हैं, इन दोनों नौकरियों, तीनों नौकरियों, चारों नौकरियों, कई प्रकार की जॉब्स हैं। हमने 2-3 आपको एग्जांपल दिए, ऐसे 20-25 प्रकार की नौकरियां भारतवर्ष में है। तो अप्रोच जो है वहां होना चाहिए, लेकिन वो 25%, एप्टीट्यूड 10% की हम लोग बातचीत करते हैं। तो यानी उसे यह डिसीजन लेना होना चाहिए कि हमें ऑपरेशन करना है तो हमारा भी इसका सामाजिक दायित्व क्या है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो वो अपना एक दृष्टिकोण, या उसको यह सोचना होता है कि फला पेशेंट और 2 पेशेंट है, और एक पेशेंट को किस बीमारी से जूझ रहा है, दूसरा पेशेंट किस बीमारी से जूझ रहा है। ये डॉक्टर ही बता पाएगा कि किस पेशेंट को तुरंत इलाज की आवश्यकता है, किसे वेंटिलेटर चाहिए और किसे वेंटिलेटर नहीं चाहिए। वो उसमें प्राथमिकता तभी निर्धारित कर सकता है जब उसका एक नजरिया हो और उसे लगे कि किसे हमें बचाना है, समाज के लिए कौन आवश्यक है। यानी क्रमबद्धता में उसे निर्धारित करना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं अप्रोच। ठीक है। अब आपको, हम लोगों को यह समझना है कि ये पूरी जो पिछली 3 एग्जाम्पल्स हम आपको समझाए वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हमने आपको बताया। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की हम लोग बातचीत करते हैं तो यानी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बातचीत होता है, तो ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा जिससे देश के सबसे बड़े नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स तैयार होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि
ये प्रशासक हैं, ये रूल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज की जो नौकरी है वो कोई नौकरी नहीं है, बल्कि ये रूलर्स हैं जो आपके ऊपर शासन करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें दो पार्ट आप पढ़ते हैं कि एजुकेटिव एक परमानेंट होता है और एक एजुकेटिव जो होता है वो पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल एजुकेटिव लगातार हर 5 साल बाद या अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के टाइम ड्यूरेशन है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी लॉन्ग टाइम तक वो बने रहते हैं। तो उनके लिए यदि आप बातचीत करें तो ये सब कोई ऑप्शन नहीं है कि नॉलेज की मात्रा इतनी हो या स्किल इतना हो। उनके लिए नॉलेज हाई और अप टू डेट और करेंट तीनों चीज की आवश्यकता होती है। नॉलेज में किसी भी लेवल पर कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। नॉलेज में कमी हुई तो सरकारी योजनाओं और प्लान को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा और वो लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसे ज्ञान की आवश्यकता, यानी जो भी ज्ञान का चरम बिंदु हो सकता है या सबसे जो अप टू डेट हो सकता है, वो अप टू डेट हम डे टू डे की बात नहीं कर रहे हैं। जिस समय, यानी यदि उसका नॉलेज 10:30 पर यह था तो शाम को 6:30 पर क्या होगा, यानी मिनट्स में और सेकंड्स में भी वो नॉलेज और अपने कार्य के प्रति अप टू डेट होना चाहिए। इसी तरह से स्किल की हम बातचीत करें तो वो स्किल ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके स्किल की डिमांड डिफरेंट एरिया में होनी चाहिए। यदि एजुकेशन में आता है तो वो पूरी तरह से उसमें हर एरिया की चीजों के बारे में स्किल्ड हो, तभी वो उस पर हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कमांड कर सकता है और चीजों को चला सकता है। और अब आपकी बात होती है अप्रोच सिर्फ उसका समाज या किसी वर्ग या किसी जाति या किसी क्षेत्र के प्रति उसका जो अप्रोच है हाई होना चाहिए और न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के लिए कहा गया है कि आप किस क्षेत्र के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, यह आपकी बातचीत में नहीं आना चाहिए। बातचीत में पता चल गया कि आप किसी धर्म का सपोर्ट करते हैं, किसी भाषा का सपोर्ट करते हैं, किसी क्षेत्र का सपोर्ट करते हैं, तो आप किसी वर्ग के लिए काम करने लगे। इसलिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो बृहंगम, एक्सक्लूसिव जिसको आप कह सकते हैं, ओवरऑल चीजों को लेकर समाज के प्रति आपका एक न्यूट्रल नजरिया होने के साथ साथ बृहंगम दृष्टिकोण आपको अपनाया जाना चाहिए। उसको आप हाई अप्रोच कह सकते हैं या उससे ऊपर की भी कोई चीज हो सकती है तो उसके अंदर ही आनी चाहिए। लेकिन एप्टीट्यूड की जो बातचीत होती है, एप्टीट्यूड जो होता है वो बहुत, अभी परीक्षा में हम लोग सिविल सर्विसेज में लो एप्टीट्यूड की बातचीत करते हैं, जिसमें अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक प्रयोग के तौर पर एप्टीट्यूड लेवल जो जनरल स्टडीज सेकंड पेपर में लागू किया है, CSAT जिसे कहते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्रहेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल जैसे विषय का टेस्ट होता है। लेकिन इसमें भी सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग का ही टेस्ट इसमें किया जाता है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल सिलेबस में आप कह सकते हैं कि ये 5 to 10% के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इससे पहले बता चुके हैं कि जो आपकी एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड यानी जो आपके अंदर चीजें निहित हैं, यानी जो आप बोलते हैं क्या वैसा करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो आप कितने, जो भी चीज पढ़ते हैं वो कितनी चीजें सीखते हैं और सीखने के बाद समाज में क्या वो प्रयोग कर पाते हैं, क्या समाज में वो चीजों को उतारते हैं। यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के बीच कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की जो परीक्षा है वो पूरी दुनिया में सबसे पहले बातचीत की जाती है, तो अमेरिका में MIT इंस्टीट्यूट और मुंबई में भारतवर्ष में सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट और फिर UPSC में एप्टीट्यूड टेस्ट 2012 से है। अब आपको समझना है इसको कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हम लोग बातचीत करते हैं तो ये नॉलेज यहां पर हाई, यानी नॉलेज लेवल यहां हाई होना चाहिए, जो स्किल है वो मीडियम, लो अप्रोच और लो एप्टीट्यूड। यानी ये जो परसेंटेज हमने यहां पर लिखे हैं, ऐसे आपको समझना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसी पर बेस होते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया जाता है
तो वो आपको डेवलप करना होगा, तभी आप परीक्षा को पास कर पाएंगे। आगे आपको देखना है कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें स्किल हाई होती है, लेकिन नॉलेज मीडियम और लो अप्रोच, तो इससे आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं। तो इस प्रकार के आपको समझना है कि ये चीजें बारी बारी से चेक की जा रही है। जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नॉलेज और मेंस एग्जामिनेशन में स्किल, इसी तरह से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे यानी इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में हाई अप्रोच की आवश्यकता होती है, नॉलेज मीडियम और लो स्किल की आवश्यकता होती है। अप्रोच यानी आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, या इस संदर्भ में आपके ऊपर क्या विचार है। जैसे भारत में बेरोजगारी है, तो इसे आप कैसे समाप्त करेंगे, क्या मानते हैं भारत में बेरोजगारी, बेरोजगारी के टाइप्स क्या हो सकते हैं, आपके पास प्लानिंग क्या है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसका उत्तर आपको देना ही पड़ता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते, सॉरी, ऐसा नहीं। अप्रोच आपको बताना ही पड़ता है, जिससे आपको तब लिया जाएगा जब आपको समझा जाएगा कि आप समाज के प्रति आपकी सोचने और समझने का जो नजरिया है वो कैसा है। अब हम लोग इसमें अपने इस जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके लास्ट खंड में आ गए हैं, और इसमें सबसे पहले हमको समझना है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के पढ़ाई की क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने के लिए एक हम टॉपिक आपको रखते हैं जिसको इन आधार पर आपको पढ़ना है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिजिक्स में आप चले जाएं तो एक टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम लोग प्रकाश तंतु हिंदी में कहते हैं। तो अब आपको समझना है कि जो आपको पढ़ाई करना है उसमें 4 बातों की जानकारी आपको आनी चाहिए। पहली जो जानकारी आपको है वो है डेटा या जो फैक्ट है वो कितना आना चाहिए। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टोटल सिलेबस का 10% होना चाहिए, और फैक्ट का मतलब होता है जो आंकड़े हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बातचीत करते हैं कि किसी का जन्म कब हुआ था, या पूछा जाए कि अकबर ने अपने किस युद्ध में हारा था, तो हारा जिस युद्ध में होगा उसकी संख्या 1-2 हो सकती है, लेकिन वो तो संख्या निश्चित होगी। तो जो फैक्चुअल डेटा होता है वो कभी बदलता नहीं। फैक्चुअल डेटा जो होता है वो सभी किताबों में लगभग समान होता है। अलग की बात है कि कहीं हो सकता है कुछ 1-2% कहीं डिफरेंस हो। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर की पहली फैक्ट्री भारतवर्ष में कहां खुली, या भारतवर्ष में ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन कहां बिछाई गई, तो लाइन एक ही जगह बिछाई गई होगी, 10 जगह तो बिछाई नहीं गई होगी। अब इसको रटने के अलावा हम समझते हैं इसमें कोई आपके पास रास्ता नहीं। हाँ, इसको ये कह सकते हैं कि किसी चीज को यदि क्रम से आप रटते हैं तो कभी कभी आप क्रमबद्धता में उसे याद भी कर सकते हैं। तो रटने के लिए भी आपको थोड़ी सी टेक्निक्स लगानी पड़ती है। यानी यह ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, भारतवर्ष में सबसे पहले कौन आया, भारतवर्ष में ऑप्टिकल फाइबर तकनीक के जनक कौन है, ऑप्टिकल फाइबर की सेवा प्रदान वाली कंपनी कौन है, ऑप्टिकल फाइबर की सबसे बड़ी कंपनी कौन है। आज भारतवर्ष में ऑप्टिकल फाइबर आधारित सेवा में टोटल जो संचार सर्विसेज में उसमें उसका क्या प्रतिशत है। तो ये सब कैसे हैं, फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको रखना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आप उसमें ले सकते हैं। दूसरी चीज होती है कॉन्सेप्चुअल जो बातचीत होती है, अवधारणाएं जिसको आप कहते हैं। अवधारणा जो होती है उसको आप पुस्तकों में तो अवधारणाएं, सभी पुस्तक में अवधारणाएं लिखी होती हैं, लेकिन अवधारणाओं को समझना वो तभी समझ सकते हैं जब आप उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट को भी समझें और पुरानी चीज को भी समझें, दोनों के साथ कोरिलेशन और उसके डेवलपमेंट को भी आपको साथ में देखना है। जैसे ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कई चीजें अभी और उसमें संशोधन किए गए, जिसमें अभी सिविल सर्विसेज में 2016 में ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिद्धांत जो है उसमें एक्चुअल कौन सी प्रिंसिपल नहीं आई है, तो उसमें आ गया नया सिद्धांत कि एब्सोल्यूट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की नई थ्योरी आ गई। तो आपको यह समझना होगा कि जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट के साथ नई चीजों के साथ जोड़ करके आपको पढ़ना होगा। अब बातचीत आती है कि जब आपको पार्ट 1 यानी ए सेक्शन और बी सेक्शन जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
तभी उसके अप्लाइड सेगमेंट को आप जान सकते हैं। इसीलिए साइंस या हिस्ट्री या किसी भी विषय में बातचीत करते हैं तो उसमें उसकी फैक्ट और धारणा के जानने के बाद ही उसके एप्लीकेशन को आपको समझ सकते हैं। तो अप्लाइड सेगमेंट में बातचीत हो सकती है कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां हो रहा है, या ऑप्टिकल फाइबर तकनीक की जो है वो सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी में प्रयोग की गई। तो ऑप्टिकल फाइबर की बातचीत करते हैं तो वो हेल्थ के सेक्टर में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी होता है, उस टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। यानी शरीर के इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनकी कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम्युनिकेशंस के सेक्टर्स में हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि हम बात करें, रिलायंस जो जियो है वो ऑप्टिकल फाइबर की सेवा प्रदान करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में उसका नाम। इसी तरह से हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जो एयरटेल है वो भी ऑप्टिकल फाइबर आधारित सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज की हम बातचीत करें तो आजकल वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में भी है, डिफेंस में भी उसके काम चल रहा है और समुद्री रिसर्च में भी काम हो रहा है। जो हमारे विज्ञापन है उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एप्लीकेशन पोर्शंस जो है वो आपको देखना है कि जो एप्लीकेशन आज हो रहा है करंट में कितना है और आने वाले समय में इसके फ्यूचर में क्या प्रयोग होंगे। यदि आप ये पढ़ रहे हैं कि राडार का प्रयोग कहां हो रहा है तो पब्लिक सर्विस कमीशन अपेक्षा करता है कि आप ये भी बताएं कि राडार का प्रयोग भविष्य के किस किस सेक्टर्स में और हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के परीक्षा में यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप भविष्य के प्रति कितना सोचते हैं अथवा समझते हैं। क्योंकि आप जब प्रशासक होंगे, रूलर होंगे, आप सिस्टम को चलाएंगे तो आपको कोई भी प्लानिंग करंट डायमेंशन में नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। और ये तभी कर सकते हैं जब उसके डेवलपमेंट को आप ग्रेजुअल समझते होंगे। जैसे आप एक समय समझते हैं कि साहब ये 1G है, 2G है, 3G है, हम आज 4G में इंडिया है, जबकि अन्य देशों में 6 और 7G की तैयारी चल रही। अब हम 5G में आएंगे। तो हम जो जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें इसकी डिमांड कितनी होगी और कितना करेंगे, ये तो एक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहले से इसकी प्लानिंग की जा सकती है। इसी तरह से अब आपको समझना होगा कि जो लास्ट वाला आपका सेगमेंट है डी, यानी फैक्ट में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो कॉन्सेप्ट में नई चीजें आई हैं और जो एप्लीकेशन में नई चीज आई है, तीनों के बीच एसोसिएशन करते हुए उसको आप कह सकते हैं उसकी डीप स्टडी करते हुए, करंट सिनेरियो को जोड़ते हुए सिविल सर्विसेज परीक्षा में बातचीत करते हैं। तो टोटल सिलेबस का नियर अबाउट 40% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज में खास करके यूपीएससी का ट्रेंड है। लेकिन अदर स्टेट की एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बातचीत करते हैं, तो इसका डायमेंशन बदल जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में टोटल जो जनरल स्टडीज में 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें नियर अबाउट 50 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होते हैं। और फिर उसकी हम बातचीत करें तो 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी बेस्ड होते हैं। उसके बाद में यदि हम लोग बढ़ते हैं तो सारे आगे क्वेश्चंस उसके वो एप्लीकेशन और फैक्ट को एनालिसिस करते हुए प्रश्न आते हैं। लेकिन यहां कुल मिलाकर कहने का मतलब फैक्चुअल डेटा जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ज्यादा है। यदि एमपी का एग्जाम बात करें तो वहां 60 to 70% हो जाता है। राजस्थान में फिर भी आप कह सकते हैं नियर अबाउट 60% है। यदि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बातचीत करते हैं तो वहां पर 45% के आसपास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग इस राज्यों में जो परीक्षाएं हैं वो इस प्रकार से डिमांड रखती हैं। तो आपको देखिए इससे भी पता चल सकता है कि फैक्ट की जो जानकारी है वो शुरुआती दौर में ज्यादा होती है। जैसे जैसे फैक्ट आप जान जाते हैं तो उसमें कमी आती है। उस अप्लाइड सेगमेंट की ओर पब्लिक सर्विस कमीशन बात करता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो डिमांड है अध्ययन की रणनीति, उसके बारे में हमने आपको बताया। आगे की वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज परीक्षा में मुख्य परीक्षा की रणनीति और उसके पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्तियों पर हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। थैंक यू।